जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री विषय के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है। पहला जो वीडियो था वो महाजनपद के बारे में था और दूसरा जो वीडियो था वो मौर्य साम्राज्य के बारे में था। यदि आपने अभी तक इन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का समय अवधि 187 ईसा पूर्व से लेकर 240 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल के राजवंश। यानी इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ उनमें सबसे पहला जो राजवंश आता है वो होता है शुंग वंश, दूसरा कन्नौ वंश, तीसरा सातवाहन वंश और चौथा चेदी वंश। तो आइए बारी बारी से सभी राजवंशों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुंग वंश के बारे में और देखते हैं कि शुंग वंश से कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पुष्यमित्र शुंग कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग बृहदत्त के सेनापति थे। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है किसने पाटलिपुत्र की जगह विदिशा को मगध की दूसरी राजधानी बनाई। तो पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र की जगह विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। चौथा जो क्वेश्चन बनता है वह है अग्निमित्र कौन थे। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। पांचवा जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है। तो मालविका अग्निमित्रम कबीरदास की रचना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में किस तरह से पूछा जा रहा है, मालविका अग्निमित्रम में जिस राजा का जिक्र किया गया है वह किस वंश से था। तो मालविका अग्निमित्रम में जिस राजा का जिक्र किया गया है वह शुंग वंश से था और जिस राजा की यहाँ पर बात की जा रही है वह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र था। और ये जो कबीरदास की जो रचना है मालविका अग्निमित्रम, बेसिकली इसमें अग्निमित्र और महारानी मालविका का प्रेम संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। तो अगर इस तरह से कोई अगर सवाल पूछता है तो आप उसका भी जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हुई है। और इस सवाल को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई है। तो अब वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा शुंग वंश के शासन काल में। तो एक ही सवाल को कई तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई है तो काल आपको लिखना है मौर्योत्तर काल। और यदि ये पूछा जाता है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासन काल में हुई है तो वहाँ आपको लिखना है शुंग वंश के शासन काल में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुस्मृति का संबंध किसे है। यानी कहने का मतलब है मनुस्मृति में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया, किस विषय के ऊपर मनुस्मृति की रचना की गई है। तो जो मनुस्मृति की जो रचना हुई है वो सामाजिक विधि व्यवस्था के ऊपर उसकी रचना हुई है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मीनांडर को किसने पराजित किया था। तो मीनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वंश के शासन काल में स्तूपों के रेलिंग पाषाण के बनाए गए। यानी पहले क्या था, जो भी स्तूप होते थे उसके चारों तरफ लोहा का रेलिंग होता था, लोहा का घेरावा होता था। लेकिन एक वंश ऐसा आया जब उस लोहा के घेरावा को हटाकर पाषाण यानी पत्थरों का घेरावा बनाया जाने लगा। तो इससे एक सवाल बन के आ रहा है कि किस वंश के शासन काल में स्तूपों के रेलिंग पाषाण के बनाए गए। तो शुंग वंश के शासन काल में उस लोहे की जगह पर पत्थर के रेलिंग बनाए गए। 11वां सवाल देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था। तो इस शुंग वंश से संबंधित कुल इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग जानते हैं अगले वंश के बारे में और उनसे जुड़े प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो अगला जो वंश था वो था कन्नौ वंश। कन्नौ वंश के संस्थापक कौन थे। तो कन्नौ वंश के संस्थापक वासुदेव थे। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है कन्नौ वंश का तीसरा शासक कौन था। चूँकि बहुत ज़्यादा इस वंश के शासकों का जिक्र ना तो साहित्य में मिलता है और न तो इसको कोई ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं, लेकिन जिनका जो स्रोत मिला है वो तीसरे शासक का मिला है। ठीक है, और जिनका नाम था नारायण कन्नौ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कन्नौ वंश में मगध की सीमा कहाँ तक थी। मगध साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार एवं पूर्वी प्रदेश के कुछ इलाकों तक था। यानी कन्नौ वंश के शासन काल में जो मगध साम्राज्य की जो सीमा थी वो सिकुड़कर मात्र बिहार और पूर्वी उत्तरी प्रदेश तक सीमित हो गया था। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है
कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन थे? कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले वंश की तरफ और उनसे जुड़े क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला जो वंश था वो सातवाहन वंश था, और इन चारों वंशों में जो सातवाहन वंश से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर जो भी क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सातवाहन वंश से जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सातवाहन वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रभावी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तीसरा सवाल है किसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किस वंश में प्रारंभ हुई? तो भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन वंश में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया है, भूमि अनुदान देने की प्रथा का पता कहाँ से चलता है? तो भूमि अनुदान देने की प्रथा का पता नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, छठा सवाल देखते हैं, सामंती व्यवस्था का उदय किस काल में हुआ? तो सामंती व्यवस्था का उदय सातवाहन काल में हुआ। सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं? राजा के अंडर में राजा और फिर राजा के अंडर में राजा, इस तरह का जो शासन व्यवस्था होता है उसको हम लोग बोलते हैं सामंती व्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है सातवाहन वंश में कौन कौन से सिक्के चलाए गए? तो सातवाहन वंश में शीशे, पोटीन, चांदी और कांसे के सिक्के चलाए गए। नौवां क्वेश्चन है शीशे के सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के सर्वाधिक सातवाहनों ने चलाए थे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना होगा। 10वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश में परिवार का स्वरूप कैसा था? तो सातवाहन वंश में परिवार का जो स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब होता है परिवार में माता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए अगर आप देखिएगा तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम अगर देखिएगा तो शुरू में जो गौतमीपुत्र है, गौतमी एक्चुअली सातकर्णी की माँ का नाम था। तो उस वक्त में माँ को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए राजा अपने नाम के पहले माँ का नाम जोड़ते थे। तो इससे ये पता चलता है सातवाहन वंश में मातृसत्तात्मक परिवार हुआ करता था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, कार्ले चैत्य का निर्माण किस काल में हुआ है? तो कार्ले चैत्य का निर्माण सातवाहन काल में हुआ है। 13वां सवाल देखते हैं, सातवाहन की लिपि और भाषा कैसी थी? तो जो सातवाहनों की जो लिपि थी वो ब्राह्मणी लिपि थी और भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी। इस वंश से जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अजंता एलोरा गुफाओं के निर्माण किस काल में हुआ है? तो अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण सातवाहन काल में हुआ है। 15वां और अंतिम सवाल है, अमरावती कला का विकास किस काल में हुआ था? तो अमरावती कला का विकास सातवाहन काल में ही हुआ था। ठीक है, तो सातवाहन काल से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सातवाहन काल से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब अगले हम लोग वंश की तरफ बढ़ते हैं और सातवाहन वंश के बाद जो वंश आता है वो है चेदी वंश। चेदी वंश से बहुत ज़्यादा सवाल ही बनता है, 2-3 सवाल ऐसे हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो जो पहला जो सवाल है वो है चेदी वंश की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? चेदी वंश की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। दूसरा जो सवाल है वो है हाथी गुफा अभिलेख किस वंश से संबंधित? इसको थोड़ा सा घुमा के फिर पूछता है, सर हाथी गुफा अभिलेख जो है किस वंश से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख चेदी वंश से संबंधित है। यानी एक ही टॉपिक रहता है लेकिन इस सवाल को कई तरीके से लोग पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा जो सवाल है वह चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। ठीक है, इसको फिर घुमा के भी पूछ सकता है सर खारवेल किस वंश का राजा था? तो आपको वहाँ पर चेदी वंश लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से सवाल को थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है। चौथा जो और अंतिम जो सवाल है वो है चेदी वंश के राजा किस धर्म को मानने वाले थे? तो चेदी वंश के राजा जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ये कुछ सवाल थे चारों वंशों के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने कोशिश किया सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा करने का प्रयास किया ताकि कोई भी सवाल आपसे छूट ना जाए अगर इसमें से कोई पूछा जाए। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब मैं अगले टॉपिक यानी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।